नमस्कार दोस्तों। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने ये जान लिया है प्लेटो के मुख्य काम क्या हैं और प्लेटो ने जब अपना काम किया तो उस समय सरकमस्टांसिस कैसी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो की मेथडोलॉजी से। देखो, जब भी हम किसी थिंकर के बारे में स्टडी करेंगे ना, किसी थिंकर के पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे, हमें उस थिंकर की मेथडोलॉजी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब हमें उस थिंकर की मेथडोलॉजी के बारे में पता होगा ना, तो हम आसानी से समझ सकेंगे कैसे थिंकर ने अपनी थ्योरी को ड्रा किया है, कैसे वो कंक्लूजन तक पहुँचे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज प्लेटो की मेथडोलॉजी से। प्लेटो की मेथडोलॉजी में देखो, दो फीचर्स हैं, एक डायलेक्टिक, दूसरा डिडक्टिव। पहले हम बात करते हैं डायलेक्टिक की, उसके बाद हम बात करेंगे डिडक्टिव की। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डायलेक्टिक का सिंपल मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिंपल मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक? देखो, डायलेक्टिक का सिंपल मतलब होता है डिबेट, या फिर डायलॉग बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। जैसे बहुत बार टीवी पर आप देखते हो डिबेट हो रही है आपस में, दो लोगों के बीच ए और बी, दोनों काफ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब इशू पर, या फिर आप रैशनल आर्ग्यूमेंटेशन बोल लीजिए। ये मतलब होता है डायलेक्टिक का। मैं और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। जैसे देखो, पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है, जैसे प्राइवेसी से संबंधित बिल है, सरकार बिल के पक्ष में बोलती है और विपक्ष जो है वो बिल के अगेंस्ट बोलेगा। विपक्ष जो है वो बिल के अगेंस्ट आर्गुमेंट देगी, सरकार बिल के पक्ष में आर्गुमेंट देगी। तो दोनों तरह के आर्गुमेंट्स आपस में टकराएंगे। अब कायदे से देखो, आइडियली होना तो ये चाहिए कि सरकार को अगर लगे कि हाँ विपक्ष के कुछ आर्गुमेंट्स में दम है, तो वो बिल को उसी प्रकार से अमेंड करवा दें, यानी डिबेट के बाद, डायलॉग के बाद जो बिल बने वो एकदम परफेक्ट बने, क्योंकि सरकार ने मान लिया कि कुछ प्रोविजंस जो थे वो गलत थे और विपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं डिबेट के दौरान वो अच्छे हैं। तो फाइनली जो बिल का ड्राफ्ट आए वो डिबेट के बाद एकदम परफेक्ट आए। यही तो डायलेक्टिक है। बट वो बात देखो अलग है। हमारे देश में पार्लियामेंट में आजकल काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन होता है, बिल पे चर्चाएं नहीं होती हैं, प्रॉपर डायलॉग होता नहीं है, तो इस वजह से डायलेक्टिक हो नहीं पाता है पार्लियामेंट में बिल्स को लेकर। वैसे ही बिल जल्दबाजी में पास हो जाते हैं। इसके बाद देखो, डायलेक्टिक की थोड़ा हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर लेते हैं। डायलेक्टिक्स में क्या होता है? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। थीसिस मतलब एक नया आइडिया, एक आर्ग्यूमेंट। एंटीथीसिस मतलब उस आइडिया, उस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ का आर्ग्यूमेंट। जब ये दो आर्ग्यूमेंट आपस में टकराएंगे तो फाइनल आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा, फाइनल आइडिया निकल के आएगा। एग्जाम्पल देखिए, थीसिस मतलब एक नया आइडिया। नया आइडिया क्या, कुछ भी हो सकता है। जैसे ए बोलता है ऑफिस को चेंज कर लिया जाए, मतलब फिलहाल जो हमारा ऑफिस है ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसे चेंज कर लिया जाए। ये एक नया आइडिया है, ये आर्ग्यूमेंट है। इसके जवाब में बी ये बोलता है नहीं, हमें इसी पुराने ऑफिस में रहना चाहिए। तो ए ने अपना आइडिया दिया, ऑफिस को चेंज कर लेना चाहिए। बी ने उस आइडिया का विरोध किया, नहीं हमें ऑफिस नहीं चेंज करना चाहिए। तो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट्स टकराएंगे तो सिंथेसिस निकल के आएगा कि हमें इस पुराने ऑफिस को ही रेनोवेट कर लेना चाहिए। सिंथेसिस जो होता है वो निकल के आता है थीसिस और एंटीथीसिस के आपस में टकराने के बाद। यानी जब दो आइडियाज आपस में टकराते हैं ना, दोनों के बीच में एक कॉमन सहमति बनती है कि हाँ इस पॉइंट पर हम दोनों सहमत हैं, तो समझ लीजिए वही सिंथेसिस है। एक और एग्जांपल देखिए, ए बोलता है वर्ल्ड जो है वो फ्लैट है। इसके जवाब में बी ये बोलता है नहीं, वर्ल्ड जो है, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है। तो ए ने आइडिया दिया, उसके विरोध में बी ने अपोजिंग आइडिया दिया, दो आइडियाज आपस में टकराएंगे तो एक पॉइंट पर सहमति बनेगी, वही होगा सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या है? वर्ल्ड वैसे तो राउंड है, लेकिन
इक्वेटर के पास एक बल्ज देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे दोनों सहमत हैं, थीसिस और एंटीथीसिस। लेमैन टर्म्स में बोलें तो ए और बी के बीच में आपस में डिबेट हुआ, डायलॉग हुआ, रीजनल आर्गुमेंटेशन हुआ, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन हुआ, तभी तो सिंथेसिस निकल के आया ना। अब आप इस बड़ी पिक्चर को देखिए। अभी तक हमने सिर्फ इतना पोर्शन डिस्कस किया, लेकिन देखो जो सिंथेसिस निकल के आया ना, वो फिर थीसिस बन जाता है। उसके विरोध में भी आर्गुमेंट आता है जो कि एंटीथीसिस हो जाता है। फिर सिंथेसिस बनता है थीसिस और एंटीथीसिस से। ये जो सिंथेसिस निकल के आता है ये फिर से थीसिस बन जाएगा, उसके विरोध में एक एंटीथीसिस आएगा, इन दोनों से फिर से सिंथेसिस बन जाएगा। तो ये जो चैन जो है वो चलती जाती है तब तक जब तक कि फाइनल आइडिया नहीं आ जाता, फाइनल आर्गुमेंट नहीं आ जाता। कायदे से पार्लियामेंट में डिस्कशन ऐसी ही होनी चाहिए किसी बिल को लेके, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होती। जल्दबाजी में बिल जो है वो पास कर दिए जाते हैं। ऐसे डिस्कशन के बाद, ऐसे डायलेक्टिक मेथड के बाद अगर पार्लियामेंट में बिल पास हो तो सोच के देखिए कितना ज़बरदस्त बिल पास हो, कितना ज़बरदस्त एक्ट बने हमारे देश में पार्लियामेंट में। तो प्लेटो ने ना इसी डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल किया था अपनी थ्योरीज देते वक्त। और प्लेटो ने ये मेथड लिया किससे? सोक्रेटिस से। देखो, सोक्रेटिस को वाइजेस्ट पर्सन यानी संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही नहीं कहा गया है, उसके पीछे रीज़न भी है। सोक्रेटिस देखो टीचर थे और वो अपने शिष्यों को सीधा सीधा नहीं पढ़ाते थे। जैसे 1857 की क्रांति कैसे हुई, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इसलिए क्रांति फेल हो गई, नहीं। सोक्रेटिक का पढ़ाने का तरीका ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। सोक्रेटिक अपने शिष्यों को डायलॉग्स की फॉर्म में पढ़ाते थे, उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते पूछते और उनके क्वेश्चन के जवाब में फिर से क्वेश्चन पूछते पूछते एक ऐसी पोजीशन आ जाती कि वो अपने शिष्य से ही आंसर निकलवा लेते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये बहुत बढ़िया स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा, कितना बढ़िया मेथड है। सोक्रेटिस ने अपने शिष्य से पूछा, क्या भगवान यानी गॉड्स सब कुछ जानते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। तो इसके जवाब में सोक्रेटिक ने अपने शिष्य को कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या विभिन्न जो भगवान है, वेरियस जो गॉड्स हैं, आपस में उनके जो विचार हैं क्या वो अलग अलग भी हो सकते हैं? क्या वो किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री कर सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान तो आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब सभी धर्म आप देख लीजिए, इवन हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी बार जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो आपस में लड़ते हैं। तो शिष्य ने कहा, हाँ जो भगवान हैं वो आपस में डिसएग्री कर सकते हैं, वो तो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसके जवाब में सोक्रेटिस ने फिर से क्वेश्चन पूछा, क्या भगवान इस चीज़ को लेकर डिसएग्री होते हैं, क्या सही है क्या गलत है? शिष्य ने कहा, हाँ मुझे तो यही लगता है कि सही और गलत को लेके भगवान जो हैं वो आपस में डिसएग्री करते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते। तो फिर से सोक्रेटिस ने क्वेश्चन पूछ लिया अपने शिष्य के इस जवाब के अगेंस्ट, अगर देखो वेरियस गॉड्स सही और गलत को लेके आपस में असहमत हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, कोई ना कोई गॉड तो गलत निकलेगा ही। जब देखो दो गॉड आपस में सही और गलत को लेके असहमत हैं, इसका मतलब एक गॉड सही निकलेगा, एक गॉड जो है वो गलत निकलेगा। तो शिष्य ने आंसर किया, हाँ बात तो आपकी सही है कि दो गॉड, दो भगवान आपस में सही और गलत को लेके असहमत हैं, तो इसका मतलब एक गॉड सही निकलेगा, एक गलत निकलेगा। तो सोक्रेटिस ने कहा, फाइनली यही तो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि गॉड जो हैं वो सब कुछ नहीं जानते हैं। तो सोच के देखिए, सोक्रेटिस शिष्य को ये समझाना चाहते थे गॉड जो है वो सब कुछ नहीं जानते हैं, भगवान भी किसी चीज़ को लेके गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ अपने शिष्य को समझाई क्वेश्चंस पूछ पूछ के, एक डायलॉग की फॉर्म में, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन की सहायता से। तो फिर शिष्य को जो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, शिष्य कभी नहीं भूलेगा। तो ये सोक्रेटिस का मेथड था अपने डिसिपल्स को समझाने का। एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, प्लेटो का जो काम है, यानी प्लेटो की जो बुक्स हैं वो डायलॉग्स की फॉर्म में हैं। आप एक बार स्क्रीन पे नजर डालिए, ये प्लेटो का काम है। हर्मोक्रेट्स ने कुछ बोला, उसके जवाब में सोक्रेटिस ने कुछ बोला। इसी प्रकार से प्लेटो के काम में डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 पर्सन्स आपस में बैठे हैं,
सोक्रेटिस ने क्वेश्चन पूछा सेफलस से, हाँ भी तुम बताओ तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हें क्या लगता है जस्टिस क्या है। तो सेफलस कुछ जवाब देगा, उसके बदले में सोक्रेटिस अपने आर्गुमेंट्स देंगे। उसके बाद सोक्रेटिस पूछेंगे पोलीमार्कस से, तुम बताओ भाई तुम्हारी क्या पोजीशन है जस्टिस पे, तुम्हें क्या लगता है जस्टिस क्या है। तो ये सारे डायलॉग्स लिखे गए हैं प्लेटो के काम में। और प्लेटो क्या करते हैं, इन सभी पोजीशंस को इवेल्युएट करते जाते हैं, यानी बताते जाते हैं कौन सी पोजीशन सही है, क्यों सही है, कौन सी पोजीशन गलत है, क्यों गलत है, और प्लेटो अपनी पोजीशन देते हैं। तो प्लेटो का काम इस प्रकार से है। फायदा इस मेथड का देखो ये है, हमें पता लग जाता है अगर प्लेटो ने अपनी कोई थ्योरी दी है तो क्यों दी है। जैसे जस्टिस के बारे में डिबेट चल रही है, सेफलस ने कोई आर्गुमेंट दिया, प्लेटो अपने काम में लिखेंगे कि सेफलस का आर्गुमेंट क्यों गलत है। फिर पोलीमार्कस कोई आर्गुमेंट देंगे तो प्लेटो लिखेंगे कि पोलीमार्कस का आर्गुमेंट क्यों गलत है। उसी प्रकार से ग्लाउकन और थ्रोसीमैकस के पॉइंट्स के बारे में भी प्लेटो लिखेंगे कि इनके पॉइंट्स क्यों गलत है और इनके पॉइंट्स में कौन सी बात सही है। तो सभी पॉइंट्स को इवेल्युएट करने के बाद प्लेटो जब अपना पॉइंट देंगे तो हमें फ्लो समझ में आ जाएगा कि प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी दी है क्यों दी है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पुरानी गलत पोजीशंस हैं उनको बता चुके हैं कि वो पोजीशंस गलत क्यों हैं। हमें यह भी जानने को मिलता है कि प्लेटो के अलावा दूसरी पोजीशंस कौन सी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लेटो की मेथोडोलॉजी के पहले फीचर को डिस्कस कर लिया जो कि है डायलेक्टिक। अब प्लेटो की मेथोडोलॉजी के दूसरे फीचर को हम डिस्कस करेंगे जो कि है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या है, मतलब डिडक्टिव वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ड्स हैं, एक है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव रिसर्च को साइंटिफिक रिसर्च भी कहा जाता है या फिर मेथड ऑफ साइंस भी कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ डिडक्टिव रिसर्च को फिलोसफिकल रिसर्च कहा जाता है या फिर मेथड ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है। इंडक्टिव रिसर्च को पहले मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ, उसके बाद आप थ्योरी की तरफ आइएगा। देखो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेड़ से सेब नीचे गिरता है, और इसी प्रकार की चीज़ न्यूटन ने बहुत बार ऑब्जर्व की, यानी उन्हें एक पैटर्न देखने को मिला कि चीज़ें जो हैं वो धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और बाद में सबसे लास्ट में उन्होंने अपनी थ्योरी दी ग्रेविटेशन यानी जी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, प्लेटो ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, यानी पर्टिकुलर इवेंट को ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी। यानी इंडक्टिव अप्रोच में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। जनरल का मतलब है यहाँ पे जनरलाइजेशन यानी थ्योरी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंडक्टिव अप्रोच का। शुरुआत में प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशन में जब मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया तो मेरी कोशिश ये होती थी जानबूझ के सारी की सारी स्टेटमेंट्स मैं गलत ही दूं, ताकि क्योंकि देखो ये साइंटिफिक अप्रोच है, अगर आप गलती कर देते हो तो उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैं जानबूझ के आपको गलत स्टेटमेंट देता था सारी की सारी। लेकिन हुआ क्या, आपको पता लगने लग गया कि ये पर्सन हमेशा गलत ही स्टेटमेंट देता है। काफ़ी बार आपने ऑब्जर्व की ये बात, बाद में आपने एक थ्योरी दे दी कि अब तो देखो सारी स्टेटमेंट्स गलत ही होंगी। तो इस प्रकार से आपने काफ़ी बार जब मैंने आपको गलत स्टेटमेंट्स दी प्रीलिम के क्वेश्चंस में, तो धीरे धीरे आपने ऑब्जर्व करते 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 थ्योरी इस्टेब्लिश कर दी कि ये पर्सन हमेशा सारी स्टेटमेंट्स गलत ही देता है। यानी पहले आपने मुझे एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बाद में तो आपको एक पैटर्न देखने को मिला, सारी स्टेटमेंट्स गलत ही होंगी, और आपने अपनी थ्योरी दे दी। आपने पर्टिकुलर से शुरुआत की लेकिन जनरलाइजेशन की तरफ आप आ गए और थ्योरी इस्टेब्लिश कर ली। तो ये हमने समझा इंडक्टिव रिसर्च को यानी इंडक्टिव अप्रोच को, जो कि साइंटिफिक अप्रोच है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। डिडक्टिव अप्रोच क्या है? डिडक्टिव अप्रोच में देखो क्या होता है, ऑलरेडी पर्सन के दिमाग में एक इंप्रेशन होता है। तो पहले एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद मेथड देखते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके दिमाग में ये इंप्रेशन है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो थोड़े लड़ाकू होते हैं, यानी लड़ाई करने वाले होते हैं। उनकी जो भाषा होती है काफ़ी कठोर होती है, उनकी भाषा से लगता है कि वो जैसे अभी लड़ेगा। अब देखो किसी पर्सन के दिमाग में ऑलरेडी ये इंप्रेशन है, जब भी उस पर्सन को कोई हरियाणवी मिलेगा वो अपने इस इंप्रेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा।
और जैसे ही उसे कोई इंस्टांस मिलेगा जहाँ पे किसी हरियाणा वाले पर्सन्स ने लड़ाई की हो, तो वो पर्सन बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में ये इंप्रेशन है कि हरियाणा वाले लड़ाकू होते हैं, और उसे कोई इंस्टांस भी मिल गया तो वो बोलेगा देखो मुझे तो पहले ही पता था। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, वो पर्सन बाइस्ड है, यानी उसने अपने दिमाग में ऑलरेडी ये इंप्रेशन जमा लिया है, हरियाणा वाले लड़ाकू होते हैं, पंजाब वाले ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, गुजरात वाले बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिहार वाले ऐसे होते हैं, यूपी वाले ऐसे होते हैं। ऑलरेडी उसने अपने दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर रखा है और वो कोई मौका ढूंढ रहा है, यानी इंस्टांस ढूंढ रहा है, और जैसे ही उसे कोई इंस्टांस मिलेगा वो बोल देगा कि देखो मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसे होते हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच एक ओपन अप्रोच नहीं है, यानी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये एक बाइस्ड अप्रोच है, फिलोसफिकल अप्रोच है। और इसे अब हम टेक्निकल वर्ड्स में समझें तो शुरुआत में थ्योरी होती है, यानी शुरुआत में ही एक जनरलाइजेशन होता है कुछ, जैसे पंजाब के लोग काफ़ी लेविश कल्चर अपनाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो ये थ्योरी ऑलरेडी उस पर्सन के दिमाग में है और वो कोई इंस्टांस ढूंढ रहा है, यानी उसने कोई ऑब्जर्व की कोई चीज़, यानी उसको कोई पर्सन मिल गया पंजाब का ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए, तो उसने अपनी थ्योरी को, उसने अपने जनरलाइजेशन को कंफर्म कर लिया उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से। यानी हम जनरलाइजेशन से मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर की तरफ, और इंडक्टिव में हम मूव कर रहे थे ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सारी की सारी कंसंट्रेशन लगाइए। प्लेटो जो हैं वो अपने अप्रोच में डिडक्टिव हैं, यानी प्लेटो ने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक इंप्रेशन जमा लिया है। फिलोसफर किंग अगर किसी स्टेट पर रूल करेगा तो वो स्टेट आइडियल स्टेट बनेगा, यानी बेस्ट रूल होगा अगर किसी स्टेट पर फिलोसफर किंग का रूल होता है। अब प्लेटो कोई इंस्टांस ढूंढ रहे हैं अपने इस बात को सच साबित करने के लिए, यानी अपने इस बात को कंफर्म करने के लिए। तो प्लेटो की जो अप्रोच है वो डिडक्टिव है। प्लेटो के दिमाग में एक इंप्रेशन है और प्लेटो उस इंप्रेशन को कंफर्म करना चाहते हैं। तो दो फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेटो की मेथोडोलॉजी को, एक फीचर है डायलेक्टिक और दूसरा फीचर है डिडक्टिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटो एज ए थिंकर, मतलब प्लेटो कैसे थिंकर थे। प्लेटो आइडियलिस्ट थे या फिर रियलिस्ट थे। प्लेटो के आइडियाज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। प्लेटो की अप्रोच कैसी थी, मतलब रेडिकल थी या फिर प्लेटो बीच का रास्ता अपनाते थे। प्लेटो के पर्सपेक्टिव्स किस प्रकार से थे। तो 3 फीचर्स हैं मेनली। सबसे पहले देखो, प्लेटो अपनी अप्रोच में आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट कौन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आइडियलिस्ट पर्सन्स देखो वो पर्सन्स होते हैं जिनका कंसर्न है व्हाट ought टू बी, यानी क्या होना चाहिए। उनका फोकस ये नहीं है क्या है, व्हाट इज, वो तो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से गाइड नहीं होते, वो गाइड होते हैं आइडियल से। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखो हमेशा सच बोलना चाहिए, सबको पता है, लेकिन हमेशा सच कई बार बोला नहीं जाता और रेयरली कोई पर्सन होगा जिसने जिंदगी में सिर्फ सच ही बोला होगा, कभी झूठ नहीं बोला होगा। अगर कोई पर्सन हमेशा ही सच बोलता है चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, तो वो पर्सन है आइडियलिस्ट। वो प्रैक्टिकल कंसीडरेशन नहीं देख रहा है कि सच बोलने से किसी का नुकसान भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो आइडियल्स पे फोकस कर रहा है, तो वो पर्सन होता है आइडियलिस्ट। पॉलिटिक्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। राजनीति में देखो, आइडियलिस्ट पर्सन वो होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय कॉमन इंटरेस्ट या फिर कोलेक्टिव इंटरेस्ट पे फोकस करता है। आप बताइए, इंडिया में कोई ऐसा राजनेता है जो कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस करता है सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय। हम चाहे चुनाव हार जाएं, लेकिन कलेक्टिव इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए। शायद आज के टाइम में ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा। सभी जो नेता हैं वो अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं, हमें क्या करके वोट हासिल होंगे, हम दोबारा कैसे जीत सकते हैं। कलेक्टिव इंटरेस्ट चाहे सर्व हो या फिर ना हो। तो ये डेफिनेशन हमने समझी आइडियलिस्टिक की, और प्लेटो अपनी अप्रोच में आइडियलिस्ट थे। प्लेटो अपनी अप्रोच में सोसाइटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने आप के बजाय, यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट पहले हैं और मेरे इंटरेस्ट बाद में हैं। उसी प्रकार से सोसाइटी के इंटरेस्ट हमेशा ऊपर और किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट बाद में। प्लेटो ये भी कहते हैं वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैटर देखो कुछ भी हो सकता है।
भौतिक सुख की वस्तुएं हमारे जीवन में, जैसे मोबाइल, एसी, लैपटॉप, अच्छा घर, ये सब कुछ मैटर हैं। प्लेटो कहा करते थे वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से प्लेटो को कहा जाता है कि वो अपनी अप्रोच में आइडियलिस्टिक थे। उसके बाद दूसरा फीचर, प्लेटो अपनी अप्रोच में रेडिकल हैं। यूं भी कहा जाता है प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं उनके समय से बहुत आगे थे। जैसे देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि मैन के पास ज़्यादा पावर थी एज कंपेरिजन टू वुमन, मैन के पास अथॉरिटी थी एज कंपेरिजन टू वुमन। लेकिन प्लेटो अपने आइडियाज़ में कहते हैं वुमन को कोई नेचुरल डिसेबिलिटी नहीं है, यानी ऐसा कोई रीज़न नहीं है वुमन को रोका जाए पब्लिक ऑफिस ग्रहण करने से। कहने का एसेंस ये है वुमन किसी भी अपेक्षा में मैन से कम नहीं है और वुमन भी पब्लिक ऑफिस धारण कर सकती हैं। ये आइडिया दिया गया था प्लेटो के द्वारा। देखो, आज तो ये आइडिया काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन उस समय ये आइडिया नॉर्मल नहीं था। ये आइडिया उस समय बहुत ज़्यादा रेडिकल था। प्लेटो जब अपनी फिलोसफर किंग की थ्योरी देते हैं कि अगर स्टेट में फिलोसफर किंग का रूल होता है तो वो स्टेट आइडियल स्टेट होगा, तो प्लेटो ये भी बोलते हैं फिलोसफर क्वीन भी हो सकती हैं। सिर्फ फिलोसफर किंग ही नहीं, फिलोसफर क्वीन का रोल होगा तो वो भी स्टेट आइडियल स्टेट होगा। इवन प्लेटो का एक और विचार है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। ये भी काफ़ी रेडिकल विचार है, इसको आगे हम समझेंगे। तो ये कहा जा सकता है प्लेटो के जो विचार थे समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थे और प्लेटो अपनी अप्रोच में रेडिकल हैं। अब तीसरे फीचर की बात करते हैं। तीसरा फीचर है प्लेटो अपनी अप्रोच में यूटोपियन हैं। यूटोपियन मतलब प्लेटो के जो विचार हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। प्लेटो के विचार प्रैक्टिकल नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, प्लेटो कहते हैं फिलोसफर किंग वो पर्सन है जिसको रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस पर्सन को नॉलेज इतनी ज़्यादा है, उसका राज करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी वो स्टेट का किंग, राजा बनना ही नहीं चाहता। लेकिन चूंकि फिलोसफर किंग अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और इसलिए जनता की भलाई के लिए वो देश पे रूल करेगा। लेकिन असल में फिलोसफर किंग की मेन चाहत है नॉलेज। अब आप बताइए ऐसा पर्सन कहीं मिलेगा? तो प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं काफ़ी यूटोपियन हैं जिन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया प्लेटो एज ए थिंकर थे कैसे, यानी प्लेटो के पर्सपेक्टिव्स किस प्रकार के हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो अभी तक देखो हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्लेटो के दौरान सर्कमस्टांसिस कैसी थी, प्लेटो की मेथोडोलॉजी क्या है, प्लेटो एज ए थिंकर कैसे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस देखो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था सोक्रेटिस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है प्लेटो के काम पर। इसी वजह से सोक्रेटिस के बारे में हमें पता होना चाहिए, सोक्रेटिस के विचारों के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो सोक्रेटिस के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। उनका जन्म 470 BC में हुआ था। वो एथेंस में रहा करते थे और काफ़ी अनुशासित पर्सन थे, अपने हुलिये पर ध्यान नहीं देते थे। ये सब जानना हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सोक्रेटिस को प्लेटो और कई सारे दूसरे पर्सन्स के द्वारा वर्ल्ड का वाइजेस्ट पर्सन कहा गया है, यानी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सोक्रेटिस को कहा गया है प्लेटो के द्वारा और कई सारे दूसरे पर्सन्स के द्वारा भी। सोक्रेटिस का कंपैरिजन काफ़ी बार जीसस के साथ भी किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे सोक्रेटिस ने भी ये कहा था वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, यानी हमें कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमें अपनाना चाहिए। दूसरा, जैसे देखो जीसस ने प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ किया था, उसी प्रकार से सोक्रेटिस ने भी अपने समय में जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनको क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे देखो जीसस को सूली पर लटका दिया गया था, उसी प्रकार से सोक्रेटिस को भी उस समय रूलिंग रेजीम ने जहर देके मरवा दिया था। इसलिए नहीं कि सोक्रेटिस ने कुछ गलत बोला था, इसलिए क्योंकि सोक्रेटिस जो कुछ बोल रहे थे वो रूलिंग रेजीम के इंटरेस्ट में नहीं था। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं सोक्रेटिस और जीसस के बीच। इसी वजह से
कुछ लोग कंपेयर करते हैं सोक्रेटिस और जीसस को आपस में। कहने का एसेंस ये है, अगर देखो किसी पर्सन का जीसस के साथ कंपैरिजन होगा तो आप ये पता लगा सकते हो उस पर्सन की रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा है, उस पर्सन की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। सोक्रेटिस को देखो फादर ऑफ एथिक्स या फिर फादर ऑफ फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे औपचारिक रूप से प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, लेकिन सोक्रेटिस ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फिलोसफी को स्टार्ट किया, जिन्होंने फिलोसफी को जन्म दिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखो जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से इंसान बहुत कुछ जानना चाहता है। इंसान ये जानना चाहता है यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई कैसे है, हमारी वे ऑफ लाइफ होनी कैसे चाहिए थी, लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई। इंसान बहुत सारे क्वेश्चंस के पर्सन जानना चाहता है और 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो कि इंसान के पर्सन का आंसर देते हैं। कौन कौन से 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं? सबसे पहले रिलीजन, दूसरे नंबर पे फिलोसफी और तीसरे नंबर पे साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप पूछोगे डॉक्टर से हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, समय पे खाना खाना चाहिए। ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको बताएगा। ये साइंस है। साइंस काम करती है एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे। न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे जो ये शो करते हैं कि डेली एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरे नंबर पे है फिलोसफी। फिलोसफी देखो हर एक इंसान की अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों से आप पूछोगे लाइफ कैसे जीनी चाहिए, वो बोलेंगे खाओ पियो ऐश करो क्योंकि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे अपनी इच्छाओं पर काबू करो। फिलोसफी देखो काम करती है लॉजिक के बेस पे। लॉजिक गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक के बेस पे काम करती है फिलोसफी। और तीसरे नंबर पे रिलीजन। रिलीजन काम करता है फेथ के बेस पे। मूर्ति पूजा क्यों होती है? क्योंकि विश्वास है लोगों का कि मूर्ति में भगवान निवास करते हैं। लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है। तो रिलीजन तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। आप रिलीजन से पूछोगे, धर्म से पूछोगे लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो रिलीजन से आपको पता लगता है, ये बात बोली जाती है कि भक्ति करो, भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, इससे आपका जीवन सफल होगा, आपको लाइफ ऐसे जीनी चाहिए। तो 3 स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मेन डिबेट रहती है देखो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच में, एक फिलोसफी, एक साइंस। साइंस डील करती है व्हाट इज, है क्या, और फिलोसफी डील करती है व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। समझ गए? इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप समझ गए। साइंस डील करती है व्हाट इज, साइंस बताती है चीजें काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी प्रकार से फिलोसफी हमें यह बताती है व्हाट ought टू बी, होना क्या चाहिए, मतलब इंसान को किन प्रिंसिपल्स के बेस पे जिंदगी जीनी चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज पे फोकस किया जाना चाहिए। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा अभी। साइंस देखो डील करती है नेचर से, यानी प्रकृति कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनी है, कैसे नेचुरल थिंग्स घटित होती हैं, इन सब चीज़ों से डील करती है साइंस। लेकिन फिलोसफी डील करती है सोशल स्टडी से, यानी इंसानों की जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, किन प्रिंसिपल्स पे उनको गवर्न किया जाना चाहिए। फिलोसफी बताती है चलो ठीक है, साइंस ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि इंसान का जन्म कैसे होता है, यानी ये तो बता दिया साइंस ने व्हाट इज, लेकिन फिलोसफी आपको ये बताएगी व्हाट ought टू बी, यानी इंसान का लाइफ में पर्पज क्या है, क्या पर्पज होना चाहिए, इंसान का लाइफ में कैसी जिंदगी उसे व्यतीत करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 3 स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की। अब आइए फिर से सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ फिलोसफी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखो सोक्रेटिस से पहले जो थिंकर्स थे उन्होंने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया कि यूनिवर्स किन किन एलिमेंट से मिलके बना है। फायर से मिलके बना है, वाटर से मिलके बना है, हवा से मिलके बना है। लेकिन सोक्रेटिस ने इन सब बातों पे फोकस नहीं किया। इसीलिए सोक्रेटिस से पहले जो थिंकर्स थे उनको फिजिसिस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देखिए, सोक्रेटिस से पहले थिंकर्स को फिजिसिस्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने नेचुरल फेनोमेनन पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन सोक्रेटिस ने सोशल फेनोमेनन पे ज़्यादा फोकस किया। सोक्रेटिस ने समझाने की कोशिश की हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, लाइफ है क्या, पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का। मतलब सोक्रेटिस ने ना सिर्फ फिलोसफी को जन्म दिया
बल्कि फिलोसफी को साइंस से सुपीरियर साबित करने की कोशिश भी की। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, यह एग्जाम्पल सोक्रेटिस के द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन फिलोसफी किस प्रकार से सुपीरियर है साइंस से, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे देखो, साइंस हमें ये बता सकती है न्यूक्लियर वेपन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। साइंस हमें बता सकती है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करने के लिए, लेकिन फिलोसफी हमें बताएगी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिलोसफी हमें यह भी बताती है न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए, फिलोसफी ज़्यादा सुपीरियर है या फिर साइंस ज़्यादा सुपीरियर है? देखो, आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को, जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच रिलेशन को भी पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे दोनों की आवश्यकता है। दोनों जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तभी ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, एक के बिना दूसरी चीज़ अधूरी है। लेकिन क्वेश्चन अभी ये उठता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि सोक्रेटिस ने एक बात पे बार बार फोकस किया, हमें ये पता होना चाहिए लाइफ का पर्पस क्या है और लाइफ कैसे जीनी चाहिए। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा क्या, मतलब लाइफ कैसे जीनी चाहिए? देखो, सोक्रेटिस ने इसके लिए एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नॉलेज। सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज इसलिए दी थी, सोक्रेटिस बताना चाहते थे हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज को, जो कि दी गई थी सोक्रेटिस के द्वारा। सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही इमर्ज होता है, किस टाइप की नॉलेज की सोक्रेटिस बात कर रहे हैं। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने ग्रेजुएशन की होगी हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, आपने इंजीनियरिंग की होगी या फिर आपने एमबीबीएस किया होगा, किसी न किसी से आपने ग्रेजुएशन की होगी। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, यानी आपने इंजीनियरिंग की किताबें अच्छे से पढ़ी हैं, तो क्या आप नॉलेजेबल पर्सन हो? शायद नहीं। यहाँ पे हम बड़ी नॉलेज की बात कर रहे हैं। अगर देखो, कोई पर्सन एक अच्छा इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग की सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? अगर एक डॉक्टर जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसे बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या वो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएगा? शायद नहीं। क्योंकि देखो, डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस प्रोफेशन को ऐसा नहीं माना जाता कि पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन है। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कोई पर्सन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? अगर मैं पूछूं, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ और अच्छे इंसान ना बनो, या फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ना बनो। तो आप बताइए, आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? कोई भी नहीं। देखो, दोनों ऑप्शंस साइड बाय साइड चलने चाहिए। दोनों केसेस फायदेमंद नहीं हैं। अगर एक पर्सन अच्छा इंसान नहीं है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन फिर करप्शन करेगा, क्योंकि उसको पता है कैसे पैसा कमाया जा सकता है और वो अच्छा इंसान है नहीं। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो इसका मतलब उसे कमियों के बारे में पता है, कैसे कहाँ सिस्टम की कमियां हैं और कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे काफ़ी बार देखो, AQ खान का एग्जाम्पल दिया जाता है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच दिया दूसरे देशों को, ऐसा उन पर आरोप लगता है। तो वो अच्छे इंसान उनको नहीं माना जाता। अगर वो अच्छे इंसान होते तो वो न्यूक्लियर जैसी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश को कभी नहीं बेचते। तो अगर कोई पर्सन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा इंसान नहीं है, तो डिजास्टर भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई पर्सन अच्छा इंसान है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं। मान लीजिए, देखो, राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, लेकिन आप इंसान तो अच्छे हो, आप दंगों को रोकना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से ना सिर्फ कोई पर्सन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बड़ी नॉलेज की बात कर रहे हैं, लाइफ की नॉलेज के बारे में, ना कि प्रोफेशनल किताबों की नॉलेज के बारे में। देखो, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर उसे लाइफ की नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं लाइफ के बारे में कुछ भी, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो उसे अज्ञानता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है? करप्शन करना स्टार्ट कर सकता है, पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसे लाइफ के नॉलेज के बारे में पता ही नहीं है। वो सोचता है पैसा इकट्ठा करके भौतिक सुख अगर मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे हैप्पीनेस होगी। यह ऐसा क्योंकि उसे अज्ञानता है। अगर उसी एडमिनिस्ट्रेटर को
अज्ञानता नहीं होगी, लाइफ की असली नॉलेज होगी, तो वो क्या करेगा, उसको ये पता लगेगा कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भी, लोगों का दुख दूर करके भी, लोगों की सहायता करके भी अच्छे से लाइफ जी जा सकती है, यानी लाइफ में हैप्पीनेस कमाई जा सकती है। उसी प्रकार से एक डॉक्टर, अगर उस डॉक्टर को लाइफ की असली नॉलेज है तो वो मरीजों का इलाज अच्छे से करेगा, वो पैसों की तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टर को लाइफ की नॉलेज है, उसे पता है असली जो हैप्पीनेस है वो मरीजों की हेल्प करने में है, मरीजों का इलाज करने में है, ना कि पैसा कमाने में है। इसी वजह से कहा जाता है लाइफ के बारे में जो नॉलेज है वो दुनिया में सबसे बड़ी नॉलेज है। इवन सोक्रेटिस का महात्मा गांधी के ऊपर भी काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। महात्मा गांधी भी यही कहते हैं, असली नॉलेज बुक से नहीं मिलती, असली नॉलेज मिलती है सोशल लाइफ से। आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।